चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारत का सामान्य परिचय, ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दूसरा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर भौतिक विभाजन आप बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन। ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया। इसमें हमने 6 टॉपिक से डिस्कस किए थे, है ना। 6 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन सा? इसमें पूरा हमने हिमालय को स्टडी किया, नदर्न प्लेन को हमने डिस्कस किया, पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कोस्टल प्लेन को यहाँ पर डिस्कस किया, आइलैंड जो है उनको हमने डिस्कस किया, और भारत का जो मरुस्थली क्षेत्र है, डेजर्ट रीजन है, थार मरुस्थल, इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है। अगला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर अपवाह तंत्र है। इसमें हमने हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जितनी भी नदियां हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। तो इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है, भारत की जो झील वगैरह हैं या फिर लेक्स हैं, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण झील हैं या फिर लेक्स हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इन झीलों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो एक एक करके जितनी भी महत्वपूर्ण झील हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की झीलें हम देख लेते हैं। तो सबसे प्रमुख एक झील है बूलर लेक। कौन सी झील है? बूलर लेक। इसकी विशेषता क्या है? ये फ्रेश वाटर की लेक है। कैसी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है, या फिर मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ठीक है। और मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है या फिर सबसे बड़ी लेक है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है। कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर रीजन में आपको देखने को मिलती है बूलर लेक। इसके अलावा झेलम नदी हमने पढ़ी थी। ठीक है। झेलम नदी। ठीक है। तो झेलम नदी के ही किनारे स्थित है, या फिर इससे होकर के झेलम नदी प्रवाहित होती है या फिर बहती है। और एक गोखुर झील का एग्जाम्पल है बूलर लेक। याद रखना, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। ठीक है। तो बूलर लेक है, याद रखना। फ्रेश वाटर लेक कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में आती है ये। ठीक है। इसके अलावा झेलम नदी किस झील से होकर के प्रवाहित होती है, फिर कौन सी झील झेलम के किनारे स्थित है? तो बूलर लेक है। गोखुर लेक का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था गोखुर लेक क्या होती है। जैसे कोई मान लीजिए इस प्रकार से नदी प्रवाहित हो रही है ना, इस प्रकार से नदी कोई प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो क्या होता है, लगातार जब नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, तो यहाँ पर लगातार नदी क्या करती है, इस रीजन का क्या करती है, अपरदन करती जाती है ना, और एक टाइम के बाद नदी यहाँ से अपना ऐसा रास्ता बना लेती है। ठीक है। इस प्रकार से प्रवाहित होने लगती है। और ये वाला जो पहले वाला हिस्सा था, ये क्या होता है, धीरे धीरे सेपरेट हो जाता है, अवसादों के कारण यहाँ से सेपरेट हो जाता है, और इस प्रकार से एक झील बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं गोखुर। ये जो गाय होती हैं, है ना, काऊ होती है, उनके खुर के समान, उनके जो पैर के पंजे होते हैं उनको हम बोलते हैं खुर। तो गोखुर मतलब गाय की खुर के समान होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गोखुर झील या फिर गोकुर लेक। ठीक है। तो इसी प्रकार की झील का एग्जाम्पल है बूलर लेक, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की लेक है, झेलम नदी के मार्ग पर ये स्थित है ना। जितने भी पॉइंट बताए हैं इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगली झील है डल झील। ठीक है। तो डल झील भी आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज वगैरह की भी यहाँ पर शूटिंग वगैरह हुई है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही जो श्रीनगर है, यहाँ पर ही ये देखने को मिलती है। अत्यंत सुंदर दृश्यों का को ये बनाती है, और सुंदरता के लिए ये जानी जाती है। ठीक है। डल लेक के बारे में आपको याद रखना है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही ये झील आती है। एक पेंगोंग लेक है ना। पेंगोंग लेक ये कहां पर है? आप देखते होंगे अक्सर न्यूज में रहती है। चीन और भारत, या फिर जो लद्दाख वाला रीजन आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो रीजन है लद्दाख का, है ना, यहां पर आपको ये झील देखने को मिलती है। यहां पर मैप में थोड़ा सा गलत हो गया, इस रीजन में आपको देखने को मिलती है पेंगोंग लेक। ठीक है। जो कि चीन या फिर बोल लीजिए तिब्बत और भारत के लद्दाख रीजन में ये फैली हुई है ना। 5 फिंगर लेक के नाम से भी इसको जानते हैं, अक्सर न्यूज में रहती है, क्योंकि चीन और भारत के बीच में विवाद है इस क्षेत्र को लेकर के, तो अक्सर ये न्यूज में भी रहती है, तो इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख रीजन में ये झील पड़ती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये शायद डल लेक है। ठीक है। डल लेक के आप नजारे देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से
ये झील में ही बने हुए क्या है, शॉप्स हैं, जैसे कि शॉल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, कंबल, खाने पीने का सामान, सारी चीजें आपको ये झील में ही पूरी की पूरी शॉप बनी हुई होती हैं। ठीक है, लकड़ी के ये पूरा बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर शॉप्स होती हैं, तो आप डल लेक में घूमते हुए यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों के बीच बीच बढ़िया कश्मीर घाटी का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे हम उड़ीसा की कुछ लेक देख लेते हैं। तो सबसे अभी हमने बात की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, बूलर लेक, है ना, अभी हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का लेक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, जो चिल्का झील है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग अमृत जी। ठीक है, देखिए अभी हमने सिर्फ बूलर झील ही पढ़ी है, एक दो और डल लेक के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की झीलों की। तो चिल्का झील की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की। कैसी? लैगून। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, क्योंकि लैगून झीलें कैसे होती हैं, खारे पानी की ही झीलें होती हैं, मैंने आपको डिस्कस कराया है। देखिए यहाँ पर ये आपको उड़ीसा रीजन में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई झील है। लैगून झील क्या होती है, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये हमारी तटरेखा भी है ना। अब ये क्या है, तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है ये वाला। ठीक है, ये कोस्टल रीजन है। अब यहां पर क्या होता है, समुद्र का पानी जब स्थलीय भागों में अंदर इंटर कर जाता है इस प्रकार से, ठीक है, और धीरे धीरे अवसादों के कारण ये समुद्र से सेपरेट हो जाता है, तो इस प्रकार से एक झील बन जाती है तटीय क्षेत्र में, कोस्टल रीजन में, स्थलीय भाग में, जिसको हम बोलते हैं लैगून झीलें। ये जो झीलें होती है, इसमें जो जल आता है वो समुद्र या फिर सागर महासागर से ही आता है, इनको हम लैगून झीलें बोलते हैं, आपको याद रखना है, जो कि खारे पानी की झीलें होती हैं। बस अभी हुई है, मैंने दो झीलें ही पढ़ाई हैं, बूलर झील और डल झील, पेंगोंग लेक, दो तीन झीलें ही पढ़ा दी हैं, अभी रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है, तो याद रखना है, इनको हम लैगून झीलें बोलते हैं, हमने पहले भी कई बार यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो चिल्का झील के बारे में याद रखना, उड़ीसा के अंतर्गत ये आती है, सबसे बड़ी तटीय या फिर लैगून झील है ना, या फिर खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की बात करेंगे, चूंकि सबसे बड़ी झील है तो इसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। इसका एरिया लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। इसके अलावा महानदी हमने पढ़ा था, है ना, महानदी कहां से निकलती है? मेकाल रेंज, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो जहां पर महानदी पानी गिराती है बंगाल की खाड़ी में या फिर अपने मुहाने पर, तो यहां पर ही आपको आसपास ही लैगून झील देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चिल्का झील है, इसके मुहाने के पास या फिर सॉरी महानदी के मुहाने के पास कौन सी झील देखने को मिलती है? तो चिल्का लेक ही देखने को मिलती है उड़ीसा में। इसके अलावा एक और पॉइंट है, यहां पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, जो नेवी है, इंडियन नेवी या फिर नौसेना है भारत की, ठीक है, तो इसका क्या है, ट्रेनिंग सेंटर यहां पर है, प्रशिक्षण केंद्र भी यहां पर है, आपको याद रखना है। कहां पर? इसी झील के पास। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में? सबसे पहली बात तो जो सबसे ज्यादा पॉइंट रिपीट होता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, तटीय कोस्टल लेक कौन सी है, तो कौन सी है? चिल्का लेक सबसे बड़ी लैगून है। ठीक है, चूंकि सबसे बड़ी है तो एरिया भी पूछा जा सकता है, 1100 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है, अप्रोक्स लगभग आप याद कर लो 1100 के आसपास, तो आप वहां पर ऑप्शन टिक कर दोगे, है ना। इसके अलावा महानदी के मुहाने पर यह स्थित है और भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किस झील के पास में भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर या फिर प्रशिक्षण केंद्र है? तो कहां पर है? चिल्का लेक के पास है, आपको याद रखना है। ठीक है। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली है लोनार लेक, है ना, इसके बारे में भी आपने सुना होगा बहुत ज्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। लोनार लेक, सबसे पहली बात तो जो लोनार लेक है बच्चों, ये कैसे बनी हुई है? तो ये उल्का पिंड, है ना, जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड के धरती पर टकराने के पश्चात ये झील बनी है। एक क्रेटर झील है, आपको याद रखना है ना। मतलब उल्का पिंड क्या होते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, इसके बीच में छोटे छोटे हजारों लाखों की संख्या में
है ना, लाखों करोड़ों की संख्या में असंख्य यहाँ पर आकाशीय पिंड होते हैं इस प्रकार से, किसके बीच में, मंगल मार्स, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति जुपिटर, है ना, जुपिटर, इन दोनों ग्रहों के बीच में ये कौन सा है, मार्स है, ठीक है, मार्स है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में लाखों की संख्या में छोटे बड़े अनियमित आकार के, है ना, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस प्रकार से जैसे ग्रह करते हैं उसी प्रकार से ये करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सूर्य सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है ना, तो ये क्या करता है, जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसी क्रम में क्या होता है, ये आकाशीय पिंड भी सूर्य की ओर कई बार आकर्षित होते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन क्या होता है, बीच में कोई प्लेनेट पड़ जाता है, जैसे मंगल आ गया या फिर यहाँ पर अर्थ है ना, तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये इसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, किसके, अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और यदि ये पिंड आकार में छोटा है, साइज में छोटा है, तो हमारे वायुमंडल में ही वायुमंडलीय घर्षण के कारण या फिर फ्रैक्शन के कारण जल करके समाप्त हो जाता है। आकार में यदि काफी बड़ा होता है तो फिर धरती से टकराने की संभावना होती है, और धरती से यदि टकराता है तो क्या करता है, बड़े बड़े गर्तों का निर्माण करता है, क्रेटर का निर्माण करता है। और इसी प्रकार के किसी एक उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात ये लोनार लेक का निर्माण हुआ है ना, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी क्रेटर लेक है या फिर उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात बनी लेक है। तो कौन सी लेक है बच्चों, लोनार लेक है। कहां पर है, बुल्ढाना जिला है, बुल्ढाना जिला है महाराष्ट्र के अंतर्गत, यहां पर ही यह झील देखने को मिलती है, लेक देखने को मिलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कहां पर है, बुल्ढाना महाराष्ट्र के अंतर्गत ये झील आती है। कसी झील है, क्रेटर झील है, या फिर उल्का पिंड के टकराने के पश्चात बनी झील है। देखिए यह झील उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने के पश्चात या फिर फलस्वरूप बनी झील है, ठीक है, याद रखना है। तो ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया याद रखना है, महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले के अंतर्गत आती है। अगली एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है ना, लोकटक लेक। लोकटक कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट की एक प्रकार से सबसे बड़ी झील है। कहां पर है, ये मणिपुर राज्य है ना, उत्तर पूर्वी राज्य है मणिपुर। तो यहां पर ही आपको लोकटक झील देखने को मिलती है। झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप केवल लामजाओ नेशनल पार्क कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये लोकटक झील है और यहाँ पर आपको ये घास टाइप की कुछ दिख रही होगी, है ना, ये इस प्रकार से कुछ दिख रहा होगा, पेड़ पौधे वनस्पति घास टाइप की। तो ये ही है क्या, इसको हम बोलते हैं कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैसा, फ्लोटिंग या फिर तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है, जो कि लोकटक झील के ऊपर देखने को मिलता है, लोकटक झील के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, या फिर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है, किस झील के अंतर्गत है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, और यहां पर ही आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर ही आपको सांगाई हिरण, सांगाई हिरण, सांगाई हिरण क्या होता है, इसको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डांसिंग डियर, ठीक है। डांसिंग डियर भी बच्चों कहां पर, इस कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, पूरे भारत में और कहीं नहीं देखने को मिलता। 1950 के आसपास ऐसा मान लिया गया था कि जो ये डांसिंग डियर है या फिर सांगाई हिरण है समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क में इनको देखा गया। डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चलते हैं ऐसे, ऐसे लगता है कि जैसे डांस करके चल रहे हैं, आप देख सकते हैं गूगल वगैरह में, तो इसलिए इनको हम डांसिंग डियर बोलते हैं। तो लोकटक झील कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंतर्गत ही ये आपको देखने को मिलता है। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कौन कौन सी हमने लेक पढ़ ली, एक बार रिविजन कर लेते हैं ठीक है। सबसे पहले हमने बूलर लेक को पढ़ा, ठीक है, रिविजन कर लेते हैं। बूलर लेक, है ना, बूलर झील, इसकी विशेषता क्या है, फ्रेश वाटर की या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, झीलम नदी के किनारे, झीलम नदी के किनारे स्थित है, और गोखुर लेक, गोखुर लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। बूलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। दूसरा हमने डल झील देखा, ठीक है। डल झील आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, सुंदरता के लिए जानी जाती है, ठीक है, सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा पेंगोंग, पेंगोंग लेक लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका लद्दाख में आता है, कुछ तिब्बत चीन के अंतर्गत आता है। फाइव फिंगर लेक
के नाम से भी इसको जानते हैं, अक्सर न्यूज में रहती है क्योंकि भारत और चीन के मध्य में विवाद चलता रहता है, तो सीमा विवाद को लेकर के अक्सर ये न्यूज में रहती है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने चिल्का के बारे में डिस्कस किया है ना। सबसे बड़ी लैगून झील है, महानदी का जो उसका आउटफॉल है उसके पास आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी लैगून झील है, क्या है विशिष्टता इसकी? सबसे बड़ी लैगून झील है, या फिर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या फिर सबसे बड़ी तटीय झील है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, नौसेना का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको इस यहाँ पर ही देखने को मिल जाता है, चिल्का झील के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा एक और हमने अभी झील पढ़ी, कौन सी, जो महाराष्ट्र में थी, लोनार लेक, है ना। लोनार लेक को हमने देखा, इसकी विशेषता क्या है कि उल्का पिंड की पृथ्वी पर टकराने के पश्चात ये झील बनी है, एक क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। कहां पर देखने को मिलती है लोनार झील? एक मिनट रुकेगा। ठीक है, तो लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले के अंतर्गत ये झील आती है। ठीक है, तो ये जितनी भी बच्चों हमने झील डिस्कस की हैं आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4-5 अभी मैंने पढ़ा दी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, खासतौर पर प्रीलिम्स में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो याद रखना है। चलिए ठीक है, लोग, और ये लोकटक भी हमने पढ़ ली, केवल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलें हालांकि हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं, जैसे कि हमने सांवर झील को पढ़ा था, है ना, और भी बहुत सारी झीलें हमने डिस्कस की थी। तो सांवर झील हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि सर्वाधिक खारेपन वाली झील है, सर्वाधिक सैलिनिटी, है ना, खारापन, मतलब इसके पानी में जो खारापन है, सैलिनिटी है, वो सर्वाधिक है। खारेपन की, खारे पानी की, या फिर सबसे बड़ी झील तो चिल्का है, अभी हमने डिस्कस की, लेकिन उसमें सैलिनिटी, है ना, नमक का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें है? तो सांवर झील में सर्वाधिक सैलिनिटी या फिर लवणता देखने को मिलती है। याद रखना है कहां पर है? राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक लवणता वाली लेक है। नमक का उत्पादन भी होता है, हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान की कुछ झीलें हैं खारे पानी की जहां से नमक का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कुछ खारे पानी की झीलें जैसे डीडवाना, पंचभद्रा, लुनकर नसर, ये सब क्या है? राजस्थान की प्रमुख झील हैं और खारे पानी की झील हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डीडवाना, पंचभद्रा, लुनकर नसर। ठीक है, इसके अलावा सांवर, ये सारी झील हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक और झील है, नक्की झील। ठीक है, यह सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। याद रखना, फ्रेश वाटर की लेक है। कैसी है? फ्रेश वाटर की लेक है, और सिरोही जिले राजस्थान के अंतर्गत ये आती है। पुष्कर लेक की बात करें तो एक पवित्र लेक है, खासतौर पर हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में, कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर पुष्कर मेले का भी आयोजन किया जाता है। याद रखना, पुष्कर लेक। ठीक है, तो ये भी कहां पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर चूंकि मेला लगता है, पुष्कर मेला काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आ जाती है, याद रखना है। और दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। और कुछ मीठे पानी की बात करें, बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला, आना सागर, फाई सागर, सिलढेड़, नक्की, बालसमंद, कोलायत, फतेह सागर, उदय सागर। ठीक है, ये सब जो झील है ये कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। और कैसी हैं? ये मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से छांटिए कौन सी फ्रेश वाटर की है, या फिर कौन सी सैलाइन वाटर की है, या फिर खारे पानी की है। तो ये सभी झीलें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जयसमंद राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, जयसमंद जो झील है ये फ्रेश वाटर की राजस्थान में सबसे बड़ी लेक है, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो सूरज ताल लेक, ये भी काफी महत्वपूर्ण झील है। बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा जो पास है,
ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमने पढ़ा था सिपकीला, बाड़ा लाचा, ये सब कहाँ पे है दर्रे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहां पर ही आपको देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, आपको याद रखना है, और फ्रेश वाटर की ये लेक है, ठीक है। भागा नदी हमने पढ़ा था ना, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा दो नदियां निकलती हैं और फिर इनको संयुक्त रूप से क्या बनती है? चेनाब बनती है, जो कि एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है। हमने पढ़ा था, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा यदि आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं तो। चंद्रा और भागा, ठीक है। तो जो भागा नदी है वो कहां से? इसी सूरज ताल लेक से निकलती है, याद रखना, ठीक है। भागा नदी इसी सूरज ताल लेक से निकलती है, ठीक है। एक चंद्रताल लेक है, तो ये कहां से? चंद्रताल, जो चंद्र नदी है, ठीक है, वो कहां से निकलती है? चंद्रताल झील से निकलती है। देखिए, एक हो गई सूरज ताल झील और एक हो गई चंद्रताल झील, ठीक है। चंद्रताल से कौन सी निकलती है? चंद्रा, और यहां से कौन सी निकल रही है? भागा। जब ये दोनों मिलती हैं तो कौन क्या बनती है? चेनाब, है ना, जो कि किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चंद्रताल झील और सूरज ताल झील दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रा और भागा का ओरिजिन यहां से होता है। किसकी सहायक नदियां हैं? मतलब इससे चेनाब बनती है, और चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, ये हम रिवीजन इसलिए कर लेते हैं ताकि आपका रिकॉल होता जाए। एक नैनीताल झील है बच्चों, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में नैनीताल ही एक जगह है, तो वहां से आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक रूपकुंड झील, ये काफी महत्वपूर्ण झील है क्योंकि ये रहस्यमयी झील के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इस झील के किनारे बच्चों 500 से अधिक नर कंकाल या फिर मानव कंकाल पाए गए थे, तब से ये काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी, ठीक है। तो इस कारण से इसको काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी और काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। तो याद रखना है, रूपकुंड झील कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में, और 500 से अधिक मानव कंकाल इसके किनारे पाए जाने के कारण ये सुर्खियों में रही थी। अन्य झीलों की बात करें तो देवताल, राकसताल, है ना, राकसताल याद रखना है, राकसताल या फिर राक्षस ताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, नकुचिया ताल, है ना। ताल ताल वाली झील ज्यादातर मिलती है आपको उत्तराखंड राज्य में। तो ये सभी फ्रेश वाटर लेक हैं, आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य की, ठीक है। क्लियर है? तो याद रखना है नैनीताल, रूपकुंड और ये अन्य कुछ झीलें हैं जो आपको याद रखना है। अगली इंपॉर्टेंट झील है सिक्किम में, क्या नाम है इसका? चोलामू लेक। कौन सी झील लेक है? चोलामू। इसकी विशेषता क्या है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक हाइट पे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और इसी के पास से तिस्ता नदी का भी ओरिजिन होता है, हमने डिस्कस किया था। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, या फिर ऐसा बोल लीजिए जमुना की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र में या फिर जमुना में बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। और यहां पर ही सिक्किम के पास से निकलती है तिस्ता, इसी जेमू ग्लेशियर के चोलामू झील के पास से निकलती है जेमू ग्लेशियर से, और इस पर ही जाकर के मिलती है, ठीक है। तो याद रखना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है। लगभग 5330 या फिर लगभग आप 5200-5300 मीटर की हाइट पर ये स्थित है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है, आपको याद रखनी है। तिस्ता नदी का उद्गम ओरिजिन यहां से ही होता है, इसी झील से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व में तैरती हुई द्वीपी, अब ये चूंकि बहुत हाइट पर स्थित है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचाई, मतलब 5330 मीटर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तैरती हुई द्वीपीय झील। चूंकि बहुत ज्यादा हाइट पर स्थित है, इसलिए इसको ऐसी संज्ञा दी जाती है। फ्लोटिंग आइलैंड लेक, है ना, फ्लोटिंग आइलैंड लेक का दर्जा दिया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है? सबसे पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तिस्ता नदी का ओरिजिन किस झील के पास से होता है, या फिर चोलामू झील के पास से किस नदी का ओरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, फ्लोटिंग आइलैंड लेक किसको बोलते हैं, तैरती द्वीपीय लेक किसको बोलते हैं? तो चोलामू लेक को बोलते हैं, ठीक है। सिक्किम के अंतर्गत आती है, याद रखना है। एक सोंगोमो लेक भी है यहाँ पर, सिक्किम राज्य के अंतर्गत ही आती है। कौन सी? सोंगोमो लेक, बस इसका नाम याद रख लेना। आंध्र प्रदेश की झीलों की बात कर लें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है पुलिकट लेक। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। ज्यादातर हिस्सा इसका बच्चों कहाँ आता है? ज्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है। मतलब बोला जाए तो दोनों की बॉर्डर पर ये स्थित झील है। कैसी झील है? लेगून झील है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था श्री हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा जो आइलैंड है श्री हरिकोटा आइलैंड आपको इसी झील में देखने को मिलता है। मतलब काफी बड़ी ये झील है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें एक आइलैंड है बीच में, क्योंकि झीलों के बीच में आइलैंड देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्री हरिकोटा आइलैंड। और इस पर क्या है? इस आइलैंड में सतीश धवन, सतीश
धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से क्या सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं, सैटेलाइट स्टेशन है इसरो का, जो भी उपग्रह वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उनको स्थापित किया जाता है अंतरिक्ष में, तो इसी आइलैंड से क्या किया जाता है, लॉन्च किए जाते हैं। तो याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आइलैंड या फिर द्वीप में स्थित है, वो कहां पर है, इसी लेक के बीचों बीच देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है, काफी महत्व इसका बढ़ जाता है। मेंस के दृष्टिकोण से भी लिखने को आ सकता है पुलिकट लेक के बारे में, तो याद रखना। देखिए आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, ज्यादातर हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में ही आता है और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी आता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, मतलब चिल्का के बाद, अभी हमने पढ़ा चिल्का सबसे बड़ी लेक है, लेगून लेक है, उसके बाद पुलिकट लेक सेकंड नंबर की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या फिर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार इसमें आप लगा लो। कोल्लेरू लेक की बात कर लें तो फ्रेश वाटर लेक है। कल ही के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहां पर यहां पर आपको पता होगा गोदावरी नदी आती है इस प्रकार से, है ना, और यहाँ पे इस प्रकार से कृष्णा नदी आती है। तो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र के बीच में आपको कोल्लेरू लेक देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश राज्य में, जो कि बेसिकली फ्रेश वाटर की लेक है या फिर मीठे पानी की झील है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा कि कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र के बीच में कौन सी फ्रेश वाटर की लेक है, तो कौन सी लेक है बच्चों, कोल्लेरू लेक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अन्य झीलों की बात करें तो हुसैन सागर, निजाम सागर, तो ये कुछ अन्य झीलें हैं जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना, क्लियर है इतना जितना अभी तक पढ़ लिया, बताओ कोई डाउट हो तो। जितनी भी झीलें अभी तक हमने पढ़ी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से ही देखने को मिलेगा, यदि झील से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। झीलें तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम मैन ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो कि महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर एक लेक है, तो ये एक कृत्रिम लेक है। कृत्रिम लेक मतलब समझते हो, आर्टिफिशियल, मतलब मानव द्वारा निर्मित लेक। ठीक है, इसके अलावा एक उस्मान सागर लेक है, यह एक कृत्रिम जलाशय है, यह भी आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक देखिए दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप देखिए कोई डैम आपने बनाया है ना, मैंने आपको बताया था कोई नदी है, ठीक है, उस पे आपने इस प्रकार से डैम बनाया, ठीक है, तो पीछे एक वाटर रिजर्वायर बन जाता है ना, बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बन जाता है, इसको हम वाटर रिजर्वायर जल संग्रहण क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अलावा कृत्रिम झील भी बोलते हैं, है ना, लेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा खुदाई करके किसी जगह पर भी कृत्रिम रूप से झील बनाई जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना है ये दोनों कृत्रिम लेक हैं, आर्टिफिशियल लेक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है, तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है, तो 100 आवर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए केरल की बात कर ले तो केरल की झीलें भी काफी ज्यादा फेमस है ना, एग्जाम में भी काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। कहां पर? ये केरल राज्य है। कौन सा कोस्ट है? जल्दी बता दो। केरल का जो कोस्ट है या फिर तटीय क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? केरल की तटरेखा को क्या बोलते हैं? यहाँ पर कौन सा तट है, कौन सा कोस्ट है? जल्दी से कमेंट में आंसर दो। तो बेम्बनाद लेक है एक यहाँ पर, सबसे लंबी है ना। अभी हमने देख लिया सबसे बड़ी है ना, सबसे ज्यादा खारी झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक। अब सबसे लंबी लेक कौन सी है, मतलब इस प्रकार से लंबाई में फैली हुई, इस प्रकार से कुछ है ना, तो वो झील है बेम्बनाद झील। ये भारत की सबसे लंबी लेक है, लगभग 95-98 के आसपास किलोमीटर के लगभग ये लंबाई में फैली हुई है। कौन सी लेक? बेम्बनाद लेक, जो कि केरल राज्य में है, याद रखना है। इसकी एक और विशेषता क्या है कि इसके बीच में एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं वेलिंगटन आइलैंड, है ना। बेम्बनाद झील के बीच में एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं वेलिंगटन द्वीप, और यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है ना। आपने देखता होगा एक बहुत बड़ी सी नाव होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं दोनों साइड, और फिर इस प्रकार से वो प्रतियोगिता होती है ना। एक कोई मूवी आई थी, उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा फेमस है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस आइलैंड से या फिर किस झील में नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो बेम्बनाद लेक है, वेलिंगटन आइलैंड है, यहाँ पर ही इसका आयोजन किया जाता है। जल्दी से इस कोस्ट का नाम बताओ। अमृत, राजनंदिनी, जो भी बच्चे लाइव में, जल्दी से बताओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी नहीं बता पा रहे हो। केरल के कोस्ट का नाम बताओ जल्दी से। मालाबार। ठीक है, सभी के आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, है ना। केरल का जो ये तट है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार तटीय क्षेत्र, है ना। मालाबार कोस्ट पढ़ा था ना हमने, एक बार रिवीजन कर लें। काठियावाड़ गुजरात वाला, है ना, ये कौन सा था? काठियावाड़ या फिर गुजरात तट। फिर कौन सा था? केनरा, है ना, इसको क्या बोलते थे? कोंकण। केनरा ये महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र गोवा वाला केनरा। फिर यहाँ पर, सॉरी, ये पूरा केनरा हो गया, है ना। फिर यहाँ पर केरल वाले को कोंकण बोलते थे, फिर इसको मालाबार बोलते थे, इसको कोरोमंडल बोलते थे। आंध्र प्रदेश वाले को आंध्रा बोलते थे, उसको उत्कल बोलते थे, इसको उत्तरी सरकार बोलते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो गोदावरी और कृष्णा वाला, इसको गोलकुंडा बोलते थे, है ना। तो ये पढ़ते जाओ, रिविजन करते जाओ लगातार। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, अष्टमुडी लेक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगली लेक है अष्टमुदी लेक, ठीक है। एक लैगून झील है, ये भी दोनों लैगून झील हैं, आपको याद रखना है। रामसर समझौते के तहत इस झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। इसको आप एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ेंगे। 1971 में एक रामसर समझौता हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। आर्द्र भूमि जो होती है, आर्द्र भूमि मतलब दलदली क्षेत्र, है ना, जहां पर झीलें होती हैं, है ना, ऐसे क्षेत्र, तालाब जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि, जो कि जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो रामसर ईरान में एक जगह है ना, एनवायरमेंट का ये टॉपिक है, आर्द्र भूमि, है ना। तो रामसर जो है ये ईरान में एक जगह है। 1971 में इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुई थी, एक समझौता हुआ था, तो इसको ही हम बोलते हैं रामसर समझौता। ठीक है, तो रामसर समझौते के तहत इस झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है ना। तो इंटरनेशनल आर्द्र भूमि क्षेत्र है अष्टमुदी झील, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो याद रखना 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई थी। रामसर ईरान में एक शहर है, यहां पर ही ये समझौता हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। वेटलैंड, हाँ वही बता रहा हूं, वही बताया अमरुद जी, है ना। वेटलैंड बोलते हैं इसको, आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, 1971 में ईरान में एक कन्वेंशन हुई थी आर्द्र भूमि के संरक्षण। आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है? दलदली क्षेत्र हो गया, झीलीय क्षेत्र हो गया, ऐसे क्षेत्र जो जैव विविधता के बड़े क्षेत्र होते हैं, है ना। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र हैं, है ना, या फिर ऐसे नमी वाले क्षेत्र हैं, है ना, तो जैव विविधता के चलते इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इनको संरक्षण करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे, है ना। पूरा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसी कारण से 1971 में रामसर में समझौता हुआ था, जिसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं, इन्हीं साइट्स के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अष्टमुदी झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। आर्द्र भूमि नाम दिया गया ना, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि,
है ना। वेटलैंड मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब क्या होता है, नमी भूमि, है ना। नमी भूमि मतलब दलदली क्षेत्र, झीली क्षेत्र, पानी वाला जो क्षेत्र है ना, वेटलैंड क्षेत्र उसको हम बोलते हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। पेरियार लेक भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। केरल में पेरियार नदी भी है, पेरियार झील भी है। गुजरात की बात कर लें तो एक नल सरोवर झील है, फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में आपको एक भोजताल झील देखने को मिलती है, जो कि भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये, तो बच्चों जितनी भी झीलें थी, है ना, जितनी भी लेक्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बताई है, बाकी और भी झीलें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितनी झीलें बताई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ही एग्जाम में 90% चांस है कि यहां से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी एक दो झीलें आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ वाटरफॉल भी पढ़ लेते हैं, है ना। झील पढ़ ली, वाटरफॉल भी पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, हालांकि हमने डिस्कस करते हुए आए हैं एक दो वाटरफॉल, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। जोग जलप्रपात कुछ टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया था, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से ही जानते हैं। शरावती नदी कर्नाटक के अंतर्गत ये आता है ना। कहां पर, कर्नाटक राज्य शरावती पर, ठीक है। शिमोगा जिला है कर्नाटक का, शिमोगा जिले में आता है ये। 253 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन किस कहां से आता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नदी पर बनता है, इसकी हाइट कितनी है। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट में यही रखा है, क्योंकि क्वेश्चन भी बाद में आते हैं, बार बार आते हैं, तो सारे पॉइंट याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है ना। जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। जोग जलप्रपात कर्नाटक, शरावती नदी 253 मीटर, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, इसको भी हमने डिस्कस किया था, कावेरी नदी पर कर्नाटक पर बनता है, मांड्या जिला है, 98 मीटर इसकी हाइट है। 1902 से इसमें जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है, ठीक है। किसका, शिव समुद्रम वाटरफॉल में। अगला कुंचिकल है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है। कहां पर है, कर्नाटक में ही वराही नदी है, यहां पर देखने को मिलता है, शिमोगा जिला है। 455 मीटर बच्चों लगभग ये ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूध सागर जल, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा है, इसकी हाइट याद रख लेना, 455 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। कितनी, 455 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। हाइट याद रख लेना, और नदी का नाम भी याद रख लेना, वराही नदी है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो सुंदरता के लिए जाना जाता है, मांडवी नदी पर बनता है। मांडवी नदी कहां बहती है, कर्नाटक गोवा में बहती है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा इसको बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। अरब सागर में जाकर के गिरती है। कर्नाटक गोवा राज्य की सीमा पर बनता है, मतलब कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर यह बनता है ना, याद रखना है। गोकक जलप्रपात बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, 52 मीटर लगभग ये ऊंचा है। घाट प्रभा नदी जो कि कृष्णा की सहायक है, हमने पढ़ा था ना, माल प्रभा, घाट प्रभा, है ना, तुंगभद्रा, ये सब जो है, मूसी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की, है ना। तो कृष्णा की ही सहायक नदी है घाट प्रभा नदी। तो गोकक जलप्रपात इसी पर बनता है, आपको याद रखना है। ये जरा देख लीजिए, ये दूध सागर जलप्रपात है, ये हमने पढ़ा ना अभी, दूध सागर जलप्रपात। तो ये काफी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है। चेन्नई एक्सप्रेस आपने मूवी देखी होगी, उसमें भी ये आपको देखने को मिलता है। तो ये याद रखना है, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। एंजल वाटरफॉल, हाँ राजनंदन जी, एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखना, ठीक है। विश्व में जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे उनके बारे में, कॉन्टिनेंट वगैरह में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो चित्रकूट जलप्रपात है, ये भी हमने डिस्कस किया था। गोदावरी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती नदी, है ना। तो इंद्रावती नदी पर बनता है। स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, मैंने आपको बताया था, उड़ीसा से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ आती है, तेलंगाना और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आकर के गोदावरी से मिलती है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, इस पर ही चित्रकूट जलप्रपात है, कल के लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया है। इसको भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। कहां पर है नियाग्रा फॉल, यूएसए में है ना। इस प्रकार से इसकी आकृति के कारण, इसके शेप के कारण से कंपेयर करके इसको भारत का नियाग्रा फॉल बोला जाता है। हुंड्रू जलप्रपात, ये भी हमने डिस्कस किया है, कहां पर है, झारखंड रीजन में, 98 मीटर ऊंचा है। कहां पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ना। स्वर्ण रेखा नदी की रेत में सोना पाया जाता है, जिसको हम प्लेसर गोल्ड, किसी ने सर्च किया था, मैंने नदी का नाम बोला था ना, सर्च कर लेना, देख लेना, किसी ने सर्च किया कि नहीं, बताओ जल्दी।
देखा कि कौन सी स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है जिसमें सोना मिलता है? ठीक है, सर्च नहीं किया हो तो कर लेना। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू वाटरफॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये रांची जो इसकी कैपिटल है झारखंड की, यहां पर ही देखने को मिलता है। चंबल नदी की बात कर लें तो इस पर चुलिया वाटरफॉल है एक, है ना। चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नदी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना। चुलिया चंबल राजस्थान राज्य में आता है, कोटा जिले के अंतर्गत, है ना, राजस्थान के कोटा में आता है। कुछ अन्य जलप्रपात हैं, देख लो। गैपरनाथ, धुधिया, पदझर, भीमताल, अलेवा, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बार बस। ठीक है, क्लियर है? चलो, धुआंधार वाटरफॉल की बात कर ले, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर लेना, है ना, मुझे भी दिमाग से निकल गया था। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो कहां पर है? जबलपुर नर्मदा नदी। आप में से जो मध्य प्रदेश का होगा वो तो जानता ही होगा, घूमने भी गया होगा, काफी फेमस जलप्रपात है। जबलपुर जिला है एक मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखने को मिलता है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है। कपिलधारा जलप्रपात भी कहां पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश अमरकंटक, जहां पर ये निकलती है ना, जहां से नर्मदा नदी निकलती है, मेकाल रेंज अमरकंटक, वहां पर ही आपको कपिल धारा, एक और है इस पर, दुग्ध धारा, है ना, दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सारे जलप्रपात कहां पर है? अमरकंटक में ही है। किस पर है? नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। इसके अलावा एक चचाई जलप्रपात काफी फेमस है मध्य प्रदेश का। चचाई कहां पर है? बीहड़ नदी पर है। चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश रीवा जिले में है ये, ठीक है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, तो उड़ीसा में एक बारेही पानी वाटरफॉल है, बुधावालांगा नदी पर है, ठीक है। नदी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में है, 399 मीटर ये हाइट है इसकी ना, काफी ऊंचा जलप्रपात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बहेरी पानी, उड़ीसा राज्य, याद रखना, ठीक है। डुडुमा जलप्रपात ये भी इंपॉर्टेंट है, मुजकुंद नदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले के अंतर्गत ये आता है, याद रखना है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम जिलों की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता है डुडुमा वाटरफॉल या फिर डुडुमा जलप्रपात। क्लियर है? तो याद रखना, डुडुमा, वहेरी पानी दोनों उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अंबोली घाट वाटरफॉल, ठीक है, हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग नामक जिले में आता है। बस राज्य याद रख लो, है ना। जो छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं इसमें स्टेट पूछ लेता है, नदी फिर भी नहीं पूछेगा आपको, है ना। स्टेट याद रख लेना कि अंबोली घाट वाटरफॉल है, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एक वजराई वाटरफॉल है, ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। नदी वदी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और मोडी नदी है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, नूह कालिकाई वाटरफॉल, है ना। नूह कालिकाई वाटरफॉल कहां पर है? मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में काफी ऊंचा जलप्रपात है, 300 मीटर ऊंचा, 335 मीटर ऊंचा है, और वर्षा के कारण बनता है, क्योंकि आपको पता है मेघालय में काफी ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। मेघालय राज्य का चेरापूंजी जो है ना, चेरापूंजी, मासिमराम, दो ऐसे स्थान है जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। लगभग 1100 से लेकर के 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है इन स्थानों में, चेरापूंजी और मासिमराम में। तो इसी रीजन में ये वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलता है। कौन सा? नूह कालिकाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक होगेनक्कल वाटरफॉल है, इसको भी जरा देख लीजिए, कावेरी नदी पर बनता है, तमिलनाडु कर्नाटक की बॉर्डर पर, 20 मीटर ऊंचा है ये, है ना। होगेनक्कल वाटरफॉल कहां पर है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु और कर्नाटक की बॉर्डर। देखिए वो जो फैक्ट ज्यादा है ना, फैक्ट ज्यादा है, ऐसे ही आप मैप में फटाफट ड्रॉ कर लेना कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, कोई विशेषता है तो ब्रैकेट में वहां पर ही आपको, एक ही पेज में आपको सारे वाटरफॉल आ जाने चाहिए, है ना। ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं ताकि एक नजर में आप सारे याद कर लो, है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिख लिया ये कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आपने लिख लिया जोग जलप्रपात, है ना, जोग लिख लिया। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिख लो कि महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट, शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी पर है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। बस ये 3 पॉइंट लिख लिया, हो गया। ऐसे ही एक पेज में आप मैप बनाकर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है।
पाइकारा वाटरफॉल की बात कर ले, नीलगिरी पर्वत पर है ना। ऊटी जो हिल स्टेशन है नीलगिरी तमिलनाडु में, है ना। ऊटी एक हिल स्टेशन है काफी प्रसिद्ध, नीलगिरी पर्वत पर ही तमिलनाडु रीजन में। तो यहाँ पर ही आपको एक पाइकारा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी यह है। केरल में बात करें तो पालारूवी वाटरफॉल है, ठीक है। हाइट वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन मुट्टी वाटरफॉल आपको केरल में एक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतने ही वाटरफॉल पढ़ने जरूरी थे, जितने भी महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए, ठीक है। तो आज हमने झील और वाटरफॉल हमने डिस्कस कर लिए। देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं पॉइंट, जैसे भारत का ऊंचा, भारत का सबसे बड़ा, छोड़िए। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा, अभी आप पूछ रहे थे ना, एंजल वाटरफॉल है, 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और नियाग्रा सबसे बड़ा है, नियाग्रा सबसे बड़ा है, ठीक है। यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आता है, ठीक है। यह हालांकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, याद रख लो। लेकिन सबसे ऊंचा एंजल वेनेजुएला के अंतर्गत है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और सबसे बड़ा नियाग्रा है, ठीक है। ऊंचा और सबसे बड़ा नियाग्रा है, यूएसए के अंतर्गत, याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा कुंचिकल है। भारत का सबसे बड़ा चित्रकूट वाटरफॉल है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा चित्रकूट है इंद्रावती नदी पर, ठीक है। तो बच्चों ये हमने वाटरफॉल और लेक्स आज हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। नदियां हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। इससे रिलेटेड एक नदी घाटी परियोजनाओं या फिर जो डैम्स वगैरह होते हैं, ये वाला लेक्चर बचा है, बाकी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ज्यादातर फैक्ट थे आज के लेक्चर में, लेकिन फिर भी चूंकि हमने बहुत सारी चीजें पहले भी डिस्कस की हैं, जैसे हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे या फिर जब हम नदियों को पढ़ रहे थे, एक बार और हमने पढ़ लिया, तो बहुत सारी चीजों का आपका रिवीजन हो गया होगा, है ना। तो इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं कि चीजों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जब भी आप वाटरफॉल पढ़ें या फिर झीलें पढ़ें, है ना, तो कई बार नदियों का जिक्र आता है, तो उसका भी आप साथ में रिवीजन करते जाएं, ठीक है। क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक होता है ना। जैसे अब अपने अभी झीलें पढ़ी, इसके अलावा जलप्रपात पढ़े, तो प्रायद्वीपीय भारत का भी जिक्र आया, कोस्ट का भी जिक्र आया। तो ऐसा आपको लगातार रिवीजन करना है, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते जाना है, ताकि आपको चीजें लिंक में याद रहें, है ना, लिंक में याद रहें। जैसा कि हमने अभी केरल की झीलों को पढ़ा, बेम्बानाद, अस्तमुदी, तो वहां पर आपने मालाबार कोस्ट का रिविजन कर लिया, है ना। लेगून झील का कर लिया, वहीं पर आप कोई नदी बहती है तो उसका रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही लिंक करके आपको पढ़ना है। जल्दी से बताओ कोई डाउट हो तो, वरना लेक्चर को फिर एंड करते हैं। कल हम नदी घाटी परियोजनाओं को स्टडी करेंगे। जल्दी बताओ। क्लियर है? ठीक है। अमृत जी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो फिर इंडियन ज्योग्राफी कब तक हो जाएगी? इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, नदी हो गई, है ना, नदियां हमने पढ़ ली, मेन टॉपिक हमारे लगभग हो गए हैं। मिट्टियां हमें पढ़ना है, जो सॉइल्स होती हैं, मिनरल रिसोर्सेज हमें पढ़ने हैं। कुछ बड़े बड़े टॉपिक यही बचे हैं, मिनरल रिसोर्सेज हो गए, सॉइल्स हो गई, क्लाइमेट तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर पढ़ेंगे। तो दो तीन ही मेजर बड़े बड़े टॉपिक बचे हैं, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी बड़े बड़े लेक्चरों की बात करें तो दो तीन लेक्चर ही बचे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लगभग, आप समझ लो 15 दिन में हो जाएगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी, है ना। 15 दिन में हम इसको एंड कर देंगे, क्योंकि बड़ा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। सामान्य परिचय, फिजिकल डिवीजन जो बड़ा पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया। नदियां एक बड़ा पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। मिट्टियां हम 2 दिन में पढ़ लेंगे। मिनरल रिसोर्सेज भी 2 से 3 दिन में पढ़ लेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट तो हम वर्ल्ड में पढ़ेंगे, तो हो जाएगा आपका। हाँ, नेशनल पार्क पढ़ेंगे सब, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ना, नेशनल पार्क वगैरह, फैक्ट ज्यादा रहते हैं इनमें, तो मतलब समझने वाले वास्ट टॉपिक नहीं है ये। नेशनल पार्क हो गया है, सड़क मार्ग वगैरह हो गए, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो जाएंगे। फैक्ट ज्यादा होते हैं, स्टैटिक ज्यादा होता है, तो हो जाएगा ये, ठीक है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, सब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।